अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग होप स्टूडियो। आज का हमारा टॉपिक है एसेप्टिक टेक्निक्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एसेप्टिक टेक्निक्स होती क्या हैं। कोई भी ऐसी प्रोसेस या कोई भी ऐसा प्रोसीजर जो कि हम स्टरलाइज्ड कंडीशंस की प्रेजेंस में परफॉर्म करवाएं, उसे हम एसेप्टिक टेक्निक का नाम देंगे। स्टरलाइज्ड कंडीशंस कैसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पर किसी भी तरह के पैथोजेंस या टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट ना हो, किसी भी तरह की कंटामिनेशन ना हो। तो स्टरलाइज कंडीशंस की प्रेजेंस में जो प्रोसीजर किसी भी तरह का हो वो परफॉर्म करवाया जाए तो उसे एसेप्टिक टेक्निक का नाम देंगे। अब ये किस तरह की हो सकती हैं, मेडिकल भी हो सकती हैं, लैब टेक्निक्स भी हो सकती हैं जिसमें हम सेल कल्चर्स के साथ या सेल्स वगैरह के साथ डील कर रहे होते हैं। वहाँ पर क्या होता है कि जो स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी वजह से कंटामिनेशन होती है, फॉर एग्जांपल माइक्रोबायोलॉजी लैब के अंदर। और इसके अलावा जो लोग डायरेक्टली इन कांटेक्ट होते हैं उस प्रोसीजर के या उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ डायरेक्टली डील कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो उनमें कंटामिनेशन हो सकती है, या फिर जो रूम होता है, वो जो एरिया होता है, वहाँ पर भी कंटामिनेशन हो सकती है। अब जो सोर्सेज होते हैं कंटामिनेशन के वो किसी भी तरह के हो सकते हैं। जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी वजह से हो सकते हैं, जिस तरह के इक्विपमेंट्स यूज़ किए जा रहे हैं या जो सर्फेसेज हैं, वर्क सर्फेसेज, उनके थ्रू भी कंटामिनेशन हो सकती है। जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ की वजह से, जैसे ब्रीथिंग हो गई, हैंड्स, उनकी क्लॉथिंग वगैरह के थ्रू भी कंटेमिनेंट्स जो है वो इंट्रोड्यूस्ड हो सकते हैं। उसके अलावा एयर के थ्रू, एयर में भी माइक्रोब्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं और डिफरेंट और भी कंटेमिनेंट्स होते हैं जिनकी वजह से कंटेमिनेशन होती है। और अगर हम प्लांट टिश्यू कल्चर की बात करें तो वहाँ पे सबसे बड़ा सोर्स जो है वो कंटेमिनेशन का वो एक्सप्लांट होता है, क्योंकि उसकी सरफेस पे डिफरेंट माइक्रोब्स या कंटेमिनेंट्स वगैरह प्रेजेंट हो सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाती हैं। सबसे पहले स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी जो सरफेस है या मटेरियल है उस पे मतलब जब इसको अप्लाई किया जाता है इस टेक्निक को, तो वहाँ पे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो हार्मफुल हों चाहे हार्मलेस हों, मीन्स वेजिटेटिव फॉर्म में होंगे तो नॉन रिप्रोडक्टिव स्टेज होती है तो वहाँ पे वो हार्मलेस होते हैं। इसके अलावा स्पोर्स रेट होगी तो वेजिटेटिव फॉर्म में होंगे, वेजिटेटिव फॉर्म में वो ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। तो दोनों स्टेट्स में उनको किल किया जाएगा, यानी वो किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट होंगे तो वो उनको बिल्कुल वहाँ से ख़त्म कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन में क्या होता है कि सिर्फ जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किल करवाया जाता है, यानी जो डिजीज़ कॉज कर सकते हैं या इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। उसके बाद है एंटीसेप्सिस। एंटीसेप्सिस में जो बैक्टीरियाज हैं उनको डायरेक्टली किल नहीं किया जाता, बल्कि जो उनकी ग्रोथ है या उनके जो नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं उसको स्टॉप करवा दिया जाता है। अब उसके बाद देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको स्टरलाइज्ड होना चाहिए। उसमें कल्चर मीडिया आ जाता है, उसके बाद फ्लूइड्स या रिएजेंट्स वगैरह जो हम यूज़ कर रहे हैं, और जितने भी कंटेनर्स या इक्विपमेंट्स वगैरह हम लैब में यूज़ कर रहे हैं उन सबको स्टरलाइज्ड फॉर्म में होना चाहिए। उसके बाद हम इसके मेथड्स देखेंगे तो दो मेन मेथड्स होते हैं, फिज़िकल मेथड और केमिकल मेथड। फिज़िकल मेथड वो मेथड है जिसमें हम फिज़िकल एजेंट को यूज़ करके स्टरलाइजेशन परफॉर्म करवाते हैं। अब ये भी आगे डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है, जिसमें ड्राई हीट मेथड आ जाता है, मॉइस्ट हीट, इरेडिएशन और फिल्ट्रेशन मेथड। तो सबसे पहले ड्राई हीट मेथड देखते हैं। ड्राई हीट मेथड में हम ड्राई हीट को यूज़ करवाते हैं, ड्राई एयर को यूज़ करवाते हैं, और वो जो एयर होती है वहाँ पे उसका टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, और इस एयर से एक्सपोज करवाया जाता है मटेरियल्स को ज़्यादा लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए। तो इसकी वजह से ये जो प्रोसेस है ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, यानी ज़्यादा टाइम लेता है। इस पर डायरेक्ट फ्लेमिंग करवाई जाती है, यानी डायरेक्ट फ्लेम से एक्सपोज करवाते हैं हम मटेरियल्स को। इसके अलावा यहाँ पर स्टीम और वाटर वगैरह को यूज़ नहीं किया जाता। इसके फर्दर आगे 3 तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला है फ्लेमिंग। तो फ्लेमिंग में क्या होता है कि जितने भी मेटालिक डिवाइसेस हैं, नीडल्स या सीजर्स वगैरह, उनको हम कुछ मिनट्स के लिए फ्लेम से डायरेक्टली एक्सपोज करवाते हैं। अब ये जो डायरेक्ट एक्सपोजर होता है फ्लेम से इनका, इसकी वजह से इनकी सरफेस पे जितने भी डस्ट या फिर माइक्रोबियल मटेरियल्स वगैरह प्रेजेंट हैं वो सारे बर्न आउट हो जाते हैं।
उसके बाद है इंसेनरेशन। इंसेनरेशन में एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट जो कि हम माइक्रोबियल कल्चर परफॉर्म करवाते हुए यूज़ करते हैं वो इनऑकुलेटिंग लूप्स होते हैं, जिनके थ्रू हम कल्चर को ट्रांसफ़र करवाते हैं। अब इनऑकुलेटिंग लूप्स को जब हमने स्टरलाइज करवाना है तो उसके लिए हम इंसेनरेशन परफॉर्म करवाएंगे। इसमें क्या होता है कि जो मेटालिक लूप का एंड होता है उसको एक्सपोज करवाया जाता है फ्लेम से, और क्या करवाते हैं इसको हम, जो रेड हॉट हीट होती है तब तक, जब तक ये रेड हॉट ना हो जाए तब तक इसको हीट प्रोवाइड करते हैं, और इससे क्या होता है कि जो जर्म्स हैं वो सारे किल हो जाते हैं। थर्ड है हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन एक इंस्ट्रूमेंट है या डिवाइस है जो कि स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ये सेम जो सिंपल ओवन होता है उसके वर्किंग प्रिंसिपल पे काम करता है। इसकी शेप भी और इसका स्ट्रक्चर जो है वो भी सेम होता है। इसमें हम ड्राई मटेरियल जैसे पाउडर्स, ग्लासवेयर्स और मेटालिक डिवाइसेस वगैरह को स्टरलाइज करवा सकते हैं। अब जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं इसमें स्टरलाइजेशन करवाने के लिए, वो मटेरियल जो है थर्मोस्टेबल होने चाहिए क्योंकि इसमें हीट ज़्यादा होती है। उन मटेरियल्स को हम रख देते हैं इसके अंदर जो रैक्स बने होते हैं उनमें, और फिर क्या करते हैं हॉट एयर ओवन को क्लोज़ कर देते हैं। जब इसको क्लोज़ करते हैं फिर इसके बाद इसके अंदर जो हॉट एयर है उसको सर्कुलेट करवाया जाता है, और स्पेसिफ़िक टेम्परेचर और स्पेसिफ़िक टाइम पीरियड के लिए इसको क्लोज़ रखा जाता है और उस हीट को वहाँ पर सर्कुलेट करवाया जाता है। तो इससे क्या होता है कि जितने मटेरियल्स अंदर प्रेजेंट होते हैं वो सारे स्टरलाइज्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट है मॉइस्ट हीट मेथड। मॉइस्ट हीट मेथड में हम मॉइस्ट हीट यूज़ करते हैं, यानी वाटर और स्टीम वगैरह को यूज़ करते हैं। अब इसका जो टेम्परेचर होता है वो लो टेम्परेचर होता है, प्रेशर जो है वो हाई होगा, और ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है, यानी ये टाइम इतना ज़्यादा नहीं लेती है। उसके बाद इसके भी फर्दर आगे 3 प्रोसेसेस होते हैं, 3 मेथड हो सकते हैं, बॉइलिंग, पेस्चराइजेशन और ऑटोक्लेव। बॉइलिंग में क्या होता है कि सिंपल बॉइलिंग जिस तरह हम वाटर से करवाते हैं इसी तरह यहाँ पे भी करवाई जाती है। इसमें भी मेटालिक डिवाइसेस लाइक सर्जिकल सीजर्स वगैरह को स्टरलाइज करवाया जाता है इसके थ्रू। नेक्स्ट है पेस्चराइजेशन। पेस्चराइजेशन में जो पैकेज फूड मटेरियल होती है या नॉन पैकेज भी होती है, फॉर एग्जांपल मिल्क या फिर जो फ्रूट जूसेस होते हैं जो कि पैकिंग में आते हैं, उनको हम ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए प्रिजर्व करवा सकते हैं। इसमें करते हैं कि यहाँ के माइल्ड हीट प्रोवाइड करते हैं जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होती है। तो इससे क्या होता है कि जितने भी उसमें पैथोजेंस यानी डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं वो सब वहाँ से एलिमिनेट हो जाते हैं, और इनकी शेल्फ़ लाइफ यानी इनकी जो एक्सपायरी डेट होती है वो एक्सटेंड हो जाती है, और ये ज़्यादा देर तक प्रिजर्व फॉर्म में रह सकते हैं। उसके बाद ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव भी एक डिवाइस है जो कि स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ होती है। ये मॉइस्ट हीट मेथड में यूज़ होती है। अब इसमें क्या होता है कि जो ड्रग्स वगैरह हैं उनको ये स्टरलाइज करवाती है क्योंकि ये बैक्टीरियल स्पोर्स वगैरह को भी किल करवा देती है, तो ये मोस्ट पावरफुल मेथड माना जाता है। और ये जो ऑटोक्लेव होता है ये जो प्रेशर कुकर है उसके वर्किंग प्रिंसिपल पे काम करता है, स्टीम को यूज़ करता है स्टरलाइजेशन के लिए। अब इसका अगर टेम्परेचर हम 115 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेट करेंगे तो 60 मिनट चाहिए होंगे, और अगर 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा तो फिर हमें 20 मिनट्स चाहिए होंगे स्टरलाइजेशन के लिए, और जो प्रेशर है वो 15 साए होगा। इसके बाद आ जाती है इरेडिएशन। इरेडिएशन वो मेथड है स्टरलाइजेशन का जिसमें हम रेडिएशंस के थ्रू चीज़ों को स्टरलाइज करवाते हैं। 2 तरह की जो रेडिएशंस हैं उनको यूज़ किया जाता है, और इसमें हम पैकेज मटेरियल्स को इस मेथड के थ्रू स्टरलाइज करवा सकते हैं। अब एक है नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन जो कि यूज़ होती है इस मेथड में, और दूसरी है आयनाइजिंग रेडिएशन। जो नॉन आयनाइजिंग है ये ज़्यादा सेफ़ होती है वर्कर्स के लिए क्योंकि इसकी पेंट्रेशन पावर कम होती है, जबकि जो आयनाइजिंग है ये क्या होती है, इसकी पेंट्रेशन पावर ज़्यादा होती है और ये वर्कर्स के लिए हार्मफुल भी हो सकती है। इसलिए जो वर्कर्स हैं उनको सेफ्टी प्रैक्टिस जो है अपनी उसको इंश्योर करना चाहिए, यानी अपनी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को यूज़ करना चाहिए। जबकि जो नॉन आयनाइजिंग है ये क्योंकि सेफ़ होती है तो इसको हम डोर एंट्रेंस वगैरह पे भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं ताकि जो एयर आ रही है इंटर हो रही है लैब में बाहर से, उसमें जितने भी माइक्रोब्स वगैरह प्रेजेंट हैं उनकी एंट्री को अंदर आने से रोका जा सके। इसकी एग्जांपल है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अब जो आयनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं ये ज़्यादा पावरफुल होती हैं, जबकि जो नॉन आयनाइजिंग है ये इतनी ज़्यादा पावरफुल भी नहीं होती हैं। और जो आयनाइजिंग रेडिएशन हैं ये ज़्यादा यूज़फुल होती हैं क्योंकि ये इनकी पेंट्रेशन पावर ज़्यादा होती है, तो ये टिनी पोर्स में भी जाके
स्टेरिलाइजेशन करवा सकती हैं। इनकी एग्जांपल में एक्स रेज और गामा रेज आ जाती हैं। नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में हम सेंसिटिव जो मटेरियल्स होते हैं, लिक्विड्स और गैसेस वगैरह, उनको फिल्ट्रेट करवाते हैं जो कि हीट सेंसिटिव होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये माइक्रोब्स वगैरह को डिस्ट्रॉय नहीं करती लेकिन उनको रिमूव करवा देती है। 3 तरह के फ़िल्टर्स यूज़ होते हैं इसमें, मेम्ब्रेन फ़िल्टर्स, सेट्स फ़िल्टर्स और कैंडल फ़िल्टर्स। अब जो मेम्ब्रेन फ़िल्टर्स होते हैं ये सेलुलोज से मिलकर बनते हैं और जो ये मेम्ब्रेन होती है ये सेमी परमिएबल होती है क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और पार्टिकल्स वगैरह को ये रोक लेती है, जबकि जो सॉल्वेंट्स और लिक्विड गैसेस वगैरह हैं उनको ये पास होने देती है। तो इस तरह से हम सॉलिड, लिक्विड या फिर सॉल्वेंट, लिक्विड्स या फिर गैसेस वगैरह को इसके थ्रू स्टेरिलाइज करवा सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये मेम्ब्रेन थिन होती है तो इसके रप्चर होने के यानी इसके फटने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो उसकी वजह से जो स्टेरिलाइजेशन है वो इम्प्रॉपर भी हो सकती है। उसके बाद है सेट्स फ़िल्टर्स। ये एबेस्टोस से मिलकर बनते हैं, ज़्यादा थिकर होते हैं एज़ कम्पेयर टू मेम्ब्रेन फ़िल्टर्स की निस्बत। और क्या होता है कि जो फ़िल्ट्रेशन है वो ज़्यादा एफिशिएंट होती है एज़ कम्पेयर टू मेम्ब्रेन फ़िल्टर्स क्योंकि इनकी जो इनमें मेम्ब्रेन रप्चरिंग का थ्रेट नहीं होता है। लेकिन एक और इनका ड्रॉबैक है कि इनका जो ये पैड लाइक थिकर मटेरियल्स होते हैं, तो जो पैड होता है वो लिक्विड को या सॉल्यूशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए इन्हीं का एक अल्टरनेटिव इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसको सिंटर्ड ग्लास फिल्टर्स कहा जाता है, जो कि ग्लास से मिलकर बनता है। तो वो लिक्विड को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करता, लेकिन जो ग्लास से बनता है वो ज़्यादा ब्रिटल होता है यानी ज़्यादा जल्दी टूट सकता है। नेक्स्ट है कैंडल फ़िल्टर्स। कैंडल फ़िल्टर्स जो हैं ये क्ले लाइक डाइएटमस मड से मिलकर बनते हैं। इस मड में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनमें एलगी प्रेजेंट होती है। अब ये जो फ़िल्टर्स हैं इनमें जो माइक्रोब्स जब पास करते हैं तो माइक्रोब्स इनके अंदर जो लेंथी पोर्स प्रेजेंट होंगे उनके अंदर स्टक हो जाएंगे, रुक जाएंगे और उनसे आगे ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। तो हम इस तरह से फ़िल्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो यहाँ तक थी हमारी फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस ख़त्म हो गया। यहाँ तक हमने फ़िज़िकल मेथड्स जो हैं वो 4 डिस्कस किए, उनको हम बारी बारी पहले देख लेते हैं, फिर हम केमिकल मेथड की तरफ जाएंगे। तो फ़िज़िकल मेथड में हमने पहले देखा कि फ़िज़िकल एजेंट्स को यूज़ करवा के की जाती है स्टेरिलाइजेशन, और इसके आगे डिफरेंट मेथड्स थे। सबसे पहले ड्राई हीट मेथड के आगे डिफरेंट टाइप्स थी जिसमें हमने देखा डायरेक्ट फ्लेमिंग, इंसिनरेशन और उसके अलावा हॉट एयर ओवन। जबकि मॉइस्ट हीट मेथड में हमने देखा कि हम ऑटोक्लेव को यूज़ करवाते हैं स्टीम के थ्रू, उसके अलावा बॉइलिंग प्रोसेस है और पेस्चराइजेशन, ये 3 मेथड आ जाते हैं इसमें। अब इन दोनों में डिफरेंस आ सकता है, तो वो उसमें हम लिख सकते हैं कि जो ड्राई हीट मेथड है इसमें हम ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, जबकि जो मॉइस्ट हीट मेथड है इसमें लो टेम्परेचर जबकि प्रेशर जो है वो ज़्यादा चाहिए होता है। ड्राई हीट मेथड जो है वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है जबकि मॉइस्ट हीट मेथड लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है। ड्राई हीट मेथड में हम वाटर या स्टीम वगैरह का यूज़ नहीं करते, जबकि मॉइस्ट हीट में वाटर या स्टीम जो है वो ज़्यादा ज़रूरी होती है और प्रेशर जो है उसका ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद हमने रेडिएशन देखी। रेडिएशन में हम डिफरेंट रेडिएशंस को यूज़ करते हैं पैकेज मटेरियल्स को स्टेरिलाइज करवाने के लिए। उसमें 2 तरह की रेडिएशंस थी, नॉन आयनाइजिंग और आयनाइजिंग रेडिएशंस। उसके बाद फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू हम उन माइक्रोब्स वगैरह को वहाँ से रिमूव करवा सकते हैं, लेकिन उनको किल नहीं करवा सकते हैं। डिफरेंट फ़िल्टर्स यूज़ होते हैं, तो उनमें हमने मेम्ब्रेन फ़िल्टर्स देखे, सेट्स फ़िल्टर्स देखे और उसके अलावा लास्ट पे हमने कैंडल फ़िल्टर्स देखे। अब सेकंड जो है वो है केमिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। केमिकल मेथड में हम केमिकल एजेंट्स को यूज़ करते हैं बैक्टीरियाज़ को किल करवाने के लिए। बैक्टीरिसाइडल एजेंट्स वो होते हैं जो कि बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। अब ये जो केमिकल्स हैं ये 2 तरह के हो सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं और गैसेस की फॉर्म में भी हो सकते हैं। लेकिन जो केमिकल मेथड है ये इतना ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं होता, मतलब ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता एज़ कम्पेयर टू फिज़िकल मेथड। लेकिन ये तब हम यूज़ करते हैं जब हीट सेंसिटिव मटेरियल के साथ डील कर रहे होते हैं। और इसके अलावा जब हम केमिकल एजेंट्स के साथ डील करेंगे या केमिकल मेथड को यूज़ करेंगे तो हमें
सेफ्टी रूल्स अप्लाई करने होते हैं, अडॉप्ट करने होते हैं, ताकि जो केमिकल हैं उनकी वजह से जो रिएक्शंस हो जाते हैं या टॉक्सिसिटी हो जाती है उसके इफ़ेक्ट से बचा जा सके। अब 2 तरह के केमिकल मेथड्स भी हो सकते हैं, गैसियस भी हो सकते हैं और लिक्विड स्टरलाइजेशन भी हो सकती है। गैसियस स्टरलाइजेशन में हम डिफरेंट गैसेस को यूज़ करते हैं, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड और इथाइलिन ऑक्साइड वगैरह। ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है क्योंकि गैसेस जो हैं वो ज़्यादा टिनी पोर्स तक पेंट्रेट कर सकती हैं। जबकि जो लिक्विड स्टरलाइजेशन है, इसमें हम लिक्विड्स मटेरियल को यूज़ करके स्टरलाइजेशन करवाएंगे, यानी लिक्विड की फॉर्म में जो केमिकल्स होंगे उनको यूज़ करेंगे, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ग्लूटाल्डिहाइड, हाइपोक्लोराइड वगैरह। अब जो लिक्विड स्टरलाइजेशन है ये गैसियस स्टरलाइजेशन की निस्बत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती, लेकिन अगर हमारे पास लो लेवल ऑफ कंटामिनेशन है, यानी कंटामिनेशन बहुत थोड़ी है, तो तब हम क्या करेंगे, लिक्विड स्टरलाइजेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या अगर आपको कोई और टॉपिक समझना हो तब भी आप बता सकते हैं। थैंक्स।